हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैस आईसीएस। माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। इमेज देख करके सरप्राइज हुए आप? आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर की क्या बर्थडे पर डिस्कशन करने जा रहे हैं? नहीं, बर्थडे पर डिस्कशन तो होगा लेकिन सचिन तेंदुलकर की नहीं। एक्चुअली में आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज की डेट से रिलेटेड है। आज 24 अप्रैल अगर इतिहास में याद किया जाए तो दो चीजों के लिए उसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आज ये बात सच है कि आज सचिन तेंदुलकर के 50 साल पूरे हो गए, तो हम सब उनको हैप्पी बर्थडे पहले विश कर दें। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू गॉड ऑफ क्रिकेट। और सचिन तेंदुलकर के जहां एक तरफ 50 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं केशवानंद भारती केस के जजमेंट के भी 50 साल पूरे हो गए। आज 24 अप्रैल को 1973 के दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली इसी केशवानंद भारती केस को लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उस केस ने किस तरीके से राजनीति में परिवर्तन किया। लेकिन उससे पहले जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की जो बर्थडे है या जो सचिन तेंदुलकर की जो शख्सियत है, इस महान बल्लेबाज ने, इस महान क्रिकेटर ने जैसे भारत के क्रिकेट को एक नई दिशा दी, एक नया मुकाम तक भारत के क्रिकेट को पहुंचाया, देश का नाम रोशन किया। और ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनको पूरी दुनिया जो है प्यार से गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहती है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस में दिए गए जजमेंट से भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र और भारत के गणराज्य को और मजबूत किया गया, उसे और नई दिशा दी गई और उसे एक नया मुकाम तक पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक लाइन, दैट द पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पूरी एक लाइन ने रातों रात पूरे देश की व्यवस्था को चेंज कर दिया और पूरे देश को एक नई दिशा और एक नया मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। भारत का लोकतंत्र या भारत की आजादी के आज हम लोग 75 साल पूरे कर चुके हैं। 75th ईयर हो गया हमारे इंडिपेंडेंस के। और आज भी अगर भारत दुनिया के सामने एक मजबूत लोकतंत्र की तरह, एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है और हमारा गणतंत्र, हमारा गणराज्य इतना मजबूत है, तो कहीं ना कहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस में दिए बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई, केशवानंद भारती केस का जजमेंट कैसे आया और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक्चुअली में 24 अप्रैल 1973 की बात है कि 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच बैठी और 13 जजों की बेंच में केशवानंद भारती केस को सुना गया। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको एक्चुअली में फंडामेंटल राइट केस भी कहा जाता है। तो हुआ क्या कि इस केस में किस तरीके से भूमिका बनी, किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रहा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो इतना अधिकार नहीं रखती कि वो जो चाहेगी वो कर लेगी, और पार्लियामेंट को असीमित अधिकार नहीं है संविधान में संशोधन करने का। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का राइट देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती है, जिस पार्ट में चाहे उस पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है? तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर फुल स्टॉप लगाया। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चेक एंड बैलेंस लगाया, जहां पार्लियामेंट ने कहा दैट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही वो एक लाइन है जो आज हमारे लोकतंत्र को कंटिन्यू कर रही है पिछले 75 वर्षों से, या केशवानंद भारती केस में देख लेंगे तो लास्ट 50 ईयर्स से। इस केस की सुनवाई जब हो रही थी पार्लियामेंट में, तो जो पिटिशनर था उनकी तरफ से N.A. पालकीवाला साहब अपेयर्ड होते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरी तरफ से जो उस समय के अटॉर्नी जनरल थे नेरेंडे, उन्होंने इस केस को लड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अटॉर्नी जनरल के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल लाल नारायण सिन्हा साहब भी सुप्रीम कोर्ट में अपेयर होते हैं, और एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर H.M. शीरवाई, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस पूरे जो है प्ले में। नो, ये पूरी घटनाक्रम किस तरीके से चली, तो थोड़ा सा इसका आपको फ्लैशबैक भी समझना पड़ेगा। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो हमारे संविधान में बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और उन्होंने संविधान लिखा, और सबका एक सपना था कि हमें एक ऐसा नया भारत बनाना है जहां इक्वालिटी हो, जहां लिबर्टी हो, जहां फ्रीडम हो, फ्रेटर्निटी हो, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, सब इक्वल राइट्स जो है सबके पास होने चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने,
तो वो तो एक सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के पर्सन थे, तो उन्होंने और तमाम राज्य की सरकारों ने लैंड रिफॉर्म करना शुरू किया। और क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था या जो हमारी आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म की थी, समाजवाद की थी, तो समाजवाद को फॉलो करते हुए, समाजवाद को इंप्लीमेंट करते हुए हमने जमींदारी प्रथा को खत्म किया और लैंड रिफॉर्म लेकर के आए। जब लैंड रिफॉर्म लेकर के आए तो इसको चैलेंज भी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में लैंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे थे उसको स्टक डाउन कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया, और ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं जो लैंड रिफॉर्म का जो गवर्नमेंट का जो कानून है, जो गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है, वो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 का वायलेशन है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी का। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें लैंड रिफॉर्म को स्टेप डाउन किया गया, अब गवर्नमेंट ने इसको ओवररूल करने के लिए, इसको पास आउट करने के लिए भारत सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर 1951, और 9th शेड्यूल जो है वो संविधान में जोड़ दी। तो 9th शेड्यूल की मैं आपको बात बताना चाहूंगा, एक खासियत क्या है कि जब भी कोई चीज 9th शेड्यूल में एड ऑन कर दी जाए तो उसका रिव्यू नहीं हो सकता। ये शुरुआती दिनों में इस तरीके का फैशन था, इस तरीके की बातचीत थी। हालांकि अब तो 9th शेड्यूल को भी हम रिव्यू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है। तो जब 9th शेड्यूल जोड़ा गया तो ये कहा गया कि 9th शेड्यूल में अगर कोई चीज चली जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म वगैरह को 9th शेड्यूल में डाल देगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जज नहीं कर पाएगा, उसको रिफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी फर्स्ट अमेंडमेंट को जो 1951 में हुआ, इसी को शंकरी प्रसाद केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है वो चैलेंज कर दिया गया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया और ये कहा दैट द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अनचैलेंजेबल। आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के पास फिर एक केस पहुंचा इन द ईयर 1965 नोन एज सज्जन सिंह केस, और 1965 में जब ये सज्जन सिंह केस पहुंचा तो यहां पर भी सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ही फैसले को कंटिन्यू किया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट के पास संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार है। हालांकि यहां पे दो इंपॉर्टेंट जजेस ऐसे रहे जिनके मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर। ये दो ऐसे जजेस रहे जिनका जो परसेप्शन था, जो व्यू था, वो थोड़ा सा अलग था। हालांकि जो फैसला आया था, जो जजमेंट आया, तो मेजोरिटी में आया, तो पास हो गया, लेकिन जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर जो है वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उनका डिफर यहां पर कर रहा है। और जस्टिस मुधोलकर साहब का यहां तक कहना था कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड एंड द राइट टू इक्वालिटी, फ्री स्पीच, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वर टेकन अवे, आर वी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो मुधोलकर साहब ने पूछा कि अगर हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, असमानता के अधिकार को, फ्री स्पीच को, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ को अगर हम छीन ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं या हम एक नया संविधान जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों जजेस ने इस जजमेंट में क्वेश्चन उठाया कि क्या पार्लियामेंट को इतना अधिकार दिया जा सकता है कि वो क्रिटिकल फंडामेंटल राइट्स को भी पब्लिक से छीन सकती है? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सज्जन सिंह केस में बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड राइट्स हैं टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर इन दो जजेस के द्वारा एक पॉज बटन दबाया गया और एक पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की हमें यहां पर कुछ ना कुछ झलक देखने को मिली कि क्वेश्चन मार्क उठ गया कि क्या पार्लियामेंट को हम ये अधिकार दे सकते हैं। यहीं से आप देखेंगे चीजें अब बदलती हुई नजर आती हैं आगे, जब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फेमस एक केस चला, दैट इज नोन एज गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और इसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पार्लियामेंट हैज नो अनलिमिटेड राइट्स, मींस पार्लियामेंट के पास असीमित अधिकार नहीं है। संसद अमेंडमेंट बिल्कुल कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके पास असीमित अधिकार नहीं होंगे कि जो मन चाहेगा वो आप कर सकते हैं, वरना ये तो फिर डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जन्म दे देगी और पार्लियामेंट जो है वो बहुत ताकतवर संस्था बन जाएगी। अब इसी जजमेंट को लेकर के गवर्नमेंट जो उस समय की थी, उस समय कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, संविधान में चेंज किया गया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस को ओवररूल करने की कोशिश की गई, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 24वां संशोधन, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट किया। और इन तीनों अमेंडमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गोलकनाथ केस को ओवररूल करना चाह रही थी। इसी में आप देखेंगे आगे चल करके 29th अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहां पर 29th अमेंडमेंट में दो केरला के लॉज थे जो कि 9th शेड्यूल में जोड़ दिए गए। बस अब यहीं से
सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस आपको नजर आएगा और केशवानंद भारती केस में इसी चीज को चैलेंज किया गया और तब फाइनली केशवानंद भारती केस की शुरुआत होती है, जिसने पूरा हमारे देश की राजनीति में एक तरीके से भूचाल ला के रख दिया और एक नई दिशा हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश के लोकतंत्र को सुप्रीम कोर्ट ने दी। अब हुआ क्या, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी। 13 जजों की बेंच में 7:6 के रेशियो से ये फैसला आया, जिसमें 6 जजेस ऐसे थे जिनका ये मानना था that the power of parliament to amend the constitution was unlimited। क्लियर, मतलब 6 जज ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि संसद के पास जो भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है वो अनलिमिटेड है। 7 ऐसे जजेस थे जिनका ये मानना था कि संसद को जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच करने का नहीं है, एसेंशियल फीचर्स को टच करने का नहीं है। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड बिल्कुल कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती, एसेंशियल फीचर्स को टच नहीं कर सकती। अब मन में ये क्वेश्चन आता है, ये जो बार बार वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है? तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर एग्जांपल है जैसे जीवन जीने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें इंसान को चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। उसी तरह से आपको अगर जीवन जीना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको पानी चाहिए। ये सब चीजें आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे शरीर के कुछ एसेंशियल पार्ट्स है जैसे आपकी आंखें, ये सब आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एसेंशियल फीचर्स है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे पार्लियामेंट हमसे और आपसे छीन नहीं सकती। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर की कहीं परिभाषा नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसा डिफाइन नहीं किया, कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है दैट दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक स्ट्रक्चर और दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, सोवर्निटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल right to life is your basic structure, federalism is your basic structure, independent judiciary is the basic structure, judicial review is the basic structure, separation of power is the basic structure। तो ये वो फीचर्स है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट हमसे या कॉन्स्टिट्यूशन से इन सब चीजों को छीन नहीं सकती। उसके पास संविधान में संशोधन का अधिकार है, बट दैट टू अंडर लिमिटेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि क्या पार्लियामेंट ने संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया, क्या पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स, उसकी फिलॉसफीज को फॉलो करते हुए अमेंडमेंट किया है या नहीं किया है। अगर वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर रहा है या उसको डिस्ट्रॉय कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। ऐसे ही पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना सकता। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले या अक्सर आप देखते होंगे पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट होती रहती है हर जगह, स्पेशली ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कि सुप्रीम कोर्ट में जज को कौन अपॉइंट करेगा। अब आपको याद होगा या आपको शायद पता हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं हमारे देश में एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग वो कोलिजियम के थ्रू होता है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट हो वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू हो और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनजेएसी बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्टक डाउन कर दिया, इसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग में, सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट एनजेएसी बना करके स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था को नष्ट करना चाह रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी की व्यवस्था को खत्म कर दिया और कोलिजियम सिस्टम आज भी हमारे क्या चल रहा है और इसी बात पर गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट अक्सर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई होने लग जाती है। तो इस तरीके से केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का उदय हुआ और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। क्लियर? अब कहानी यही नहीं खत्म हुई कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके बाद एक नया मोड़ आया और नया मोड़ क्या आया कि इस सारे घटनाक्रम के बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर का फैसला वगैरह आ गया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए और नए चीफ जस्टिस अपॉइंट कौन हुए? ए.एन. रे साहब। ए.एन. रे साहब जो है वो इंदिरा गांधी के बड़े खास पर्सन हुआ करते थे और इनको 3 जजेस को सुपरसीड करके, 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। और चीफ जस्टिस बनते ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने केशवानंद भारती केस को रिकंसीडर करने के लिए एक बेंच बना दी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जब ये चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने केशवानंद भारती केस को रिकंसीडर करने के लिए एक नई बेंच बना दी और उस बेंच ने 10 नवंबर और 11 नवंबर 1975 को सुनवाई भी की और आपातकाल चल रहा है हमारे देश में, इमरजेंसी चल रही है, इंदिरा गांधी की सरकार है, इमरजेंसी लगी हुई है और ये सब इमरजेंसी के दौरान हो रहा है। और जब कोर्ट से पूछा गया कि किसने उससे रिव्यू करने के लिए पूछा है, किसने कहा है, कहां से ये चैलेंज हुआ है कि केशवानंद भारती केस को जो है फिर से रिकंसिडर करना चाहिए,
तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने आंसर दिया कि तमिलनाडु स्टेट ने ऐसा कहा है। और तब उस समय के जो तत्कालीन एडवोकेट जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने तो ऐसा कोई जो है रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन ही नहीं फाइल की। और बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन बन गई सुप्रीम कोर्ट के लिए, उस समय के चीफ जस्टिस के लिए। तब जाकर के तुरंत फिर नेक्स्ट डे जब इतना तहलका मच गया कि ये क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट केशव भारती केस को रिकंसिडर कर रहा है, उसमें फिर से सुनवाई हो रही है, तब जाकर के नेक्स्ट डे जल्दी जल्दी आनंद फानंद में उस बेंच को जो है चीफ जस्टिस साहब ने डिसॉल्व कर दिया। और डिसॉल्व कर दिया और फिर फाइनली तब से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये लैंडमार्क जजमेंट बन गया और इसी चीज को फॉलो किया जाता है आज भी नंबर ऑफ जजमेंट्स में आप देखेंगे। जहां तक बात उठी बेसिक स्ट्रक्चर के महत्व की इंपॉर्टेंस की, तो बेसिक स्ट्रक्चर ने किस तरीके से हमारे देश को एक नई दिशा दी, एक नई ऊंचाई दी। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही वो है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स को बचाए रखा है, संविधान को और मौलिक अधिकारों को। This is the basic structure doctrine that prevented constitutional and fundamental rights from being eroded, if not destroyed. और अगर आपको इसके महत्व को समझना है, तो उस समय जो ये सारा माहौल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो जस्टिस मुर्तजा अली और उस समय जो पिटिशनर था उसकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे पालकीवाला साहब, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जो हुई, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का महत्व समझ में आएगा। तो घटना यह घटी कि जस्टिस मुर्तजा अली साहब ने पालकीवाला से पूछा कि सपोज करिए कि केशवानंद भारती केस का जजमेंट जो है वो आपके अगेंस्ट चला गया होता, तो वुड यू नॉट हैव बीन एंटाइटल्ड टू कम एंड आस्क फॉर द रिव्यू? तो क्या आपको ये अधिकार ना होता कि आप रिव्यू के लिए आते और फिर से उस पर जो है सुनवाई करने के लिए कहते? तो आप क्यों गवर्नमेंट को रोक रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू के लिए ना जाए? तो पालकीवाला साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उन्होंने आंसर देते समय ये कहा कि मैं इसका आंसर जो है बिना किसी हेजिटेशन के देना चाहूंगा। और उन्होंने बोला दैट इफ द डिसीजन हैड गॉन अगेंस्ट अस, अगर ये निर्णय हमारे खिलाफ गया होता, देन देयर वुड बी नो सुप्रीम कोर्ट टुडे बिफोर आई कुड कम फॉर अ रिव्यू। तो उन्होंने कहा कि अगर ये निर्णय हमारे खिलाफ गया होता तो माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भी ना होता जिसके सामने हम आते और रिव्यू के लिए बात करते, क्योंकि सरकार पार्लियामेंट इतनी ताकतवर बन जाती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को बहुत वीक कर देती, हमारे देश की न्यायपालिका बहुत वीक हो जाती। और न्यायपालिका वीक हो जाती तो संविधान की रक्षा के लिए या गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को, किसी भी अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट होता, ना उसके पास अधिकार होता, और मैं फिर आपके सामने खड़ा भी ना होता। इस तरीके से केशवानंद भारती केस, जिसके आज 50 साल हो गए जजमेंट के, इसने हमारे देश की राजनीति, हमारे संविधान को नई दिशा, नया रूप और नई शक्ति प्रदान की। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।